हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। पेपर जो है आपका बिल्कुल जो है 10 दिन 12-13 दिन बचे हुए हैं, तो उसको ध्यान में रख करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाएंगे आपसे। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल 101% आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को देखिए, इनको सॉल्व करिए और अपना स्कोर भी हमें बताइएगा कि आप जो है आपने जो है कितना स्कोर जो है टच किया है। ठीक है, अगर आप देखिए, ध्यान रखिएगा, आप अगर 23, 24, 25 नंबर कवर कर पा रहे हैं इस पेपर में तो आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि 102 क्वेश्चंस का तो ह्यूमन एरर हो जाता है। तो आमतौर पे आप जो है अगर 25 क्वेश्चन आपने सही किए हैं तो आप कम से कम मान के चलिए कि आप 27-28 क्वेश्चन सही करने की क्षमता रख रहे हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपके जो है कम नंबर आते हैं इससे, तो आप जो है अभी भी आपके पास वक्त है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके ये 13 दिन जो है पेपर्स आप लगा लीजिए, मैक्सिमम पेपर्स लगाइए, भर भर के पेपर लगाइए। ठीक है, पेपर लगाने में, इस पेपर को सॉल्व करने में मुश्किल से किसी ने भी, नया बच्चा होगा जो आज पहली बार पढ़ाई कर रहा हो तो उसकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिसने पहले से पेपर लगाए हैं और जिसने थोड़ी सी पढ़ाई करी है, तो इस पेपर को भी सॉल्व करने में उसको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, ध्यान से। और वैसे भी पेपर जब सॉल्व करने बैठेंगे तो मुश्किल से जो है 5 मिनट समय लगना चाहिए, लेकिन इस पेपर में हम 20 मिनट लेके चल रहे हैं टारगेट। तो इस तरीके से अगर आप 3-4 पेपर डेली लगा रहे हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें, नोट्स भी बनाइएगा। और जो अभी तक आपने नोट्स जो है बनाया है, जो मैंने आपको बताया था कि नोट्स बना करके चलिए, उन नोट्स का रिवीजन करते चलिए, क्योंकि रिवीजन अगर आप करेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है मतलब आप जब एग्जाम्स में आते हैं तो किन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 10 लाइक्स का टारगेट है, मात्र केवल 10 लाइक्स का, क्योंकि लाइक्स हमें मोटिवेशन देता है। हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप हमें अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपने कितना स्कोर जो है ये कवर किया। सच बताइएगा, ऐसा नहीं है कि जो है हमको दिखाने के लिए जो है आप जो है ज़्यादा बताने लगें कि सर 30 में से 30 सही है, मेरे 30 में से 70 जो एग्जैक्ट है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता, आप पर्सनली मैं आपको कोई जानता नहीं, तो इसमें जो है इंसल्ट फील जैसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल सच सच बताइएगा कि आपके कितने जो है मार्क्स सही आए हैं। मैं टॉप 3 लोगों के जिनके सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे, और जो है मतलब मैं टॉप 3 जिनके सबसे ज़्यादा नंबर आए थे इस पूरे कमेंट्स में, उनका जो है नाम का जिक्र अगले जो है वीडियो में ज़रूर करूँगा। ठीक है, दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, देखिए, सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। देखिए, ऐसा सरकारी कानून बनाए गए हैं ताकि जो है जीवों को संरक्षण दिया जाए जो थोड़ा संकट जो है ग्रस्त है, या उनके जो है दोहन बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो सांप कह लीजिए, चाहे शेर कह लीजिए, टाइगर कह लीजिए, भालू कह लीजिए, है ना, हिरन कह लीजिए, इनका जो है आप जो है शिकार नहीं कर सकते, इनको पकड़ के रख नहीं सकते, मोर को रख नहीं सकते अपने घरों में। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आता है ये है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के। देखिए, वन्य जीव, जीव लिखा हुआ, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। पर्यावरण में पर्यावरण से संबंध में सब चीज़ आता है, वन में वन के संरक्षण आता है, ये यहाँ पे आएगा। जो आता है वो है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल जो है पार्क से संबंध में एक क्वेश्चन आने के जो है, इसके संबंध में जो है आने के चांसेस जो है रहते हैं। तो एक कोशिश करिए कि नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, किस किस राज्य में, उनके जो है कम से कम नहीं तो 3-3 जो है, 2-2 तो एटलीस्ट याद कर लीजिए। ठीक है, सेट याद करके चलिए। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप हमारे प्रीवियस के जो है जाकर के वीडियो में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, राजाजी जो नेशनल पार्क है वो है उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा, नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस नेशनल पार्क है, तो ये ध्यान रखिएगा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे कहते हैं।
तो देखिए सामान्य सा क्वेश्चन है, ऐसे जीव जंतु जो है या पेड़ पौधे जिसका गंभीर रूप से विलुप्त हो रहे हों, उसका खतरा मंडरा रहा हो कि अब ये बहुत ही कम ही संख्या में बचे हैं। देखिए टाइगर, जैसे टाइगर जो है पहले विलुप्त हो चुके थे, फिर इनका जो है संरक्षण किया जाना शुरू हो गया, और संरक्षण करने के बाद ही जाकर के इनकी अब संख्या जो है भारत में सबसे ज़्यादा है। यूरोप पूरे जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है टाइगर रिजर्व जो है भारत में ही है, और इनफैक्ट टाइगर भी भारत में सबसे ज़्यादा है। मुझे एग्जैक्ट जो है अमाउंट नहीं पता है कि कितना होगा इस समय, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इस तरीके से चाहे टाइगर हो या फिर अन्य जीव जंतुओं के बारे में, तो इन्हें कहते हैं जो है संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषय आवास से संबंधित अपने कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता पहचाननी है। तो देखिए, खेत से बाजार से घर तक की खाद्य पदार्थों की यात्रा की रूपरेखा बनाना, मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण से जो है संबद्ध जो है करना, या कि कच्चे माल से तैयार उत्पादन तक की यात्रा का जो है वर्णन करना, या फिर वनों के संरक्षण हेतु विविध जो है जन आंदोलनों का वर्णन करना। तो यहां पे जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ईवीएस की अध्यापिका को ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो एक जो टीचर हैं वो ईवीएस की पर्यावरण अध्ययन से संबंध में क्लास ले रही हैं, तो उनको देखना है कि वो कौन सी चुनौतियां उनको जो है देखने को मिलती है क्लासरूम में। तो ऑप्शन है पहला जो है कक्षा में बहुसांस्कृतिक आयाम। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं और हर बच्चे की अपनी सांस्कृतिक पहचान होती है, हर बच्चे की अपनी एक भाषा होती है, मातृभाषा के साथ वो आता है ना। हर बच्चा जो है आर्थिक जो है सामाजिक रूप से अलग जो है उसकी परवरिश होती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमें ऐसे नहीं अमीरी और गरीबी वाला कोई एग्जाम्पल नहीं देना होता है ना, मतलब जिससे जो है बच्चे के अंदर जो है गलत हीन भावना आए, दूसरे बच्चों के अंदर एक दूसरे बच्चे के प्रति जो है हीन भावना आए। सामाजिक रूप से ऐसे उदाहरण देना है जो मतलब बच्चों को जो है बूस्ट करे, ऐसा नहीं कि जो है आप जो है सामाजिक रूप से ऐसे उदाहरण पेश करें जो जातिगत हो। तो इस तरीके से हमें सांस्कृतिक जो है आयामों को ध्यान रखना है। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी एक स्वयं की भावनाएं होती है, इमोशंस होते हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना है। प्रत्येक के समुदाय और संस्कृति और जीवन शैली भी अलग होती है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। कक्षा के अनुशासन और उसकी व्यवस्था का जो है चुनौतियों का, तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा तर्क संगत नहीं नज़र आता है। ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी है बिल्कुल, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं कर रही होंगी आई गेस। देखिए सामान्य से क्वेश्चन है, इन चीज़ों को बिल्कुल आपको ले करके चलना है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बना के लेके आ रहा हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही है, आप मेरी आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे कि मुझे बहुत मेरा गला जो है भारी भारी सा जो है साउंड सब लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो मैं आप लोगों की मेहनत कर रहा हूँ, तो इस चीज़ों को समझिए, पूरा जो है पेपर ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा, आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो अगर ईवीएस की शिक्षा में, अगर ईवीएस की क्लास में टीचर द्वारा अभिभावक या उससे संबंध में समुदाय जो भी है उसको बढ़ावा देने में सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा। तो देखिए टीचर को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, या फिर राष्ट्र की नीतियों के प्रस्तावों का पालन करना, विद्यालय के अनुशासन को बनाए रखना, विद्यार्थियों को जानना, उसकी शिक्षा में उनका जो है मार्गदर्शन करना। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे चुनौतियाँ और विषयों को जो है किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है, व्याख्यान एवं विचार विमर्श द्वारा, या फिर मुक्त जो है विचार वाद विवाद द्वारा, व्याख्यान एवं प्रदर्शन द्वारा, या फिर विचार विमर्श के उपरांत जो है वाद विवाद द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है देखिए ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे व्याख्यान बहुत सारे ऑप्शंस लेकर के चल रहे होंगे, लेकिन देखिए आप ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी स्तर पर आप जब एज ए टीचर आप पढ़ाते हैं तो व्याख्या विधि वैसे भी हम मना करते हैं कि व्याख्या विधि का प्रयोग नहीं करना है। विचार विमर्श के द्वारा उसके बाद जो है वाद विवाद करवा लीजिए, मतलब प्रश्न उत्तरी जो है, प्रश्न पूछिए उत्तर यानी बताइए,
दूसरों से एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोत्साहित किए, इस तरीके से चीज़ें करी जाती हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सॉल्व करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में कौन सी जो है अधिगम की प्रक्रिया जो है सबसे अधिक प्रभावी है? तो पर्यावरण की क्लास में सबसे अधिगम की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होगी। देखिए 4 ऑप्शंस हैं। इंडोर आधारित जो है अधिगम, पर्यावरण का अगर ये क्वेश्चन आता है तो समझ लीजिए आउटडोर का क्वेश्चन है, मतलब भ्रमण विधि वाला है, क्लास के बाहर पढ़ाने पर है, चीज़ें जो है सामने से होकर के मतलब स्वयं से जो है प्रेरित कर रहे कार्य को, इस तरीके से जो है ऑप्शंस ढूंढना है हमें। तो आउटडोर जो है आधारित अधिगम की प्रक्रिया, आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इंडोर आधारित अधिगम जो है यहाँ पे जो है ऑप्शन सही नहीं होंगे। अपने पर्यावरण अध्ययन वर्ग में एक समूह गतिविधि प्रारूप करते समय आप निम्नलिखित में से किस विचार को ध्यान में रखेंगे? तो पर्यावरण अध्ययन वर्ग में एक समूह गतिविधि प्रारूप करते समय हम जो ध्यान रखेंगे वो है बच्चों के हित का ध्यान रखेंगे, लड़के लड़कियों के बीच में समान रूप से आग्रह करेंगे, मतलब जेंडर जो है रूढ़िवादिता जो है नहीं करेंगे, स्टीरियोटाइप वाला व्यवहार नहीं करेंगे कि लड़की को इस वक्त बुलाएं और लड़के को उस चीज़ के लिए बुलाएं, क्वेश्चंस के लिए बुलाएं, या लड़का लड़की में भेद करे कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। महंगी सामग्रियों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक क्लासरूम में सभी प्रकार समावेशी मतलब समावेशी क्लासरूम होती है, सबकी आर्थिक पहचान अलग होती है, कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, तो हम इक्वल लेकर के चलते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि महंगे जो है चीज़ें जो है मंगवाइए उन बच्चों से, या फिर ऐसी सामग्री का यूज़ करिए जो उनकी पहुंच से बहुत दूर हो, समझ से दूर हो। तो इस चीज़ का नहीं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे भी आंसर है, ये ए, बी और डी यहाँ पे सही है। ठीक है, चीज़ समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चीज़ें ना समझ पाए। बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझेंगे तो आप ऐसे जो है क्वेश्चंस को भी समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति निम्नलिखित में से किसमें मदद करती है? तो जो 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 एक प्रकृति है इस चीज़ को, तो ये जो है पाठ्यक्रम भार कम करना और बच्चों को सार्थक अधिगम में मदद करती है। तो यहाँ पे जो 10वें का आंसर है वह है ऑप्शन ए। ठीक है, ना कि बाल केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करना और बड़ी संख्या में अवधारणाएं पेश करना। बच्चों के अवधारणाएं इतनी आसान नहीं होती समझ, परिभाषा, अवधारणाएं, है ना, गणना, व्याख्या, ये चीज़ों जैसे ही मिल जाए आपको तो इसको जो है आप एक टैगवर्ड या कीवर्ड के तौर पे समझिएगा। ये आपके लिए एक कीवर्ड है जो आपको समझते हैं, ये समझ जाना है कि ये एक आंसर नहीं हो सकता। या फिर दी गई जानकारी या विवरण में सीखना, तो विवरण भी यहाँ पे है। यहाँ पे भार को कम करना और विशिष्ट विषयों को पेश करना, केवल स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को पेश करना, तो यहाँ पे भी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आंसर होगा ऑप्शन ए। ईवीएस में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य। देखिए ईवीएस का क्वेश्चन जब आएगा तो एक शैक्षणिक भ्रमण का क्वेश्चन 101% आएगा। तो मतलब ये समझ लीजिए कि ये 100% क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? इसका मूल उद्देश्य होता है छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना। तो ऑप्शन यहाँ पे बी है। अब जब शैक्षणिक भ्रमण करेगा, मान लीजिए शैक्षणिक भ्रमण में कुछ भी पर्यावरण की बात है तो हम पेड़ पौधों के ले जाएंगे, तो पेड़ पौधे के बारे में बात करें तो हम एक उसको जो है नर्सरी जो है लेके जाएंगे, जहाँ पे पेड़ मिलते हैं, पौधों के बारे में जानकारी मिलती है। तो वहाँ जाएंगे, बच्चे पूछेंगे, पेड़, अनेक प्रकार के पेड़ों को देखेंगे, अनेक प्रकार के फूलों को देखेंगे, उनका अवलोकन करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, है ना, चीज़ें पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे एक दूसरे से। सारे बच्चे अवलोकन कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो जब वो घर आएंगे या क्लासरूम में फिर जब दोबारा आएंगे तो एक दूसरे को अपनी जो है जो भी उन्होंने रिकॉर्डिंग करी वो एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो बच्चे के अंदर बहुत सारे जो है क्षमताएं डेवलप होती हैं क्षेत्रीय मतलब शैक्षणिक भ्रमण से। एक तो सामाजिकता की भावना आती है, ठीक है, सामाजिकता की भावना आती है, इससे जो है शेयरिंग होगी। फिर तार्किक भी हो जाते हैं, सोचने की क्षमता भी बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। जानने, हस्तलिखित होगी तो मतलब हाथ अगर स्वयं से करेंगे, पेड़ लगाएंगे, पेड़ को जो है अब चीज़ें प्रक्रिया के बारे में जानेंगे तो लंबे समय के लिए जो है वो ज्ञान जो मिलेगा उसको वो अपने अंदर जो है बनाए रखेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन जो है सामान्य से जो है जो अक्सर जो है ऑप्शंस यही मिलते हैं, ठीक है, इन्हीं में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का मूल उद्देश्य क्या है? तो देखिए एक क्वेश्चन तो 101% ये भी मिलेगा
कि कविताएं और कहानियां क्यों शामिल की जाती है, और ये हिंदी का भी क्वेश्चन है, हिंदी पेडागोजी का भी क्वेश्चन है। तो दोनों बस यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन हो गया, वहाँ पे डाल देते कि हिंदी की क्लासरूम में या भाषा शिक्षण के। तो जो कहानियां हैं बच्चों के अंदर जो है कल्पना शैली जो है डेवलप करती हैं, एक सोचने की क्षमता डेवलप करती है, ख्याली जो है ख्याल में डूबते हैं, उसको इमेजिन करते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैंने आपसे कहा कहानी पढ़ाते हुए मैंने कहा कि बच्चे बताओ मुझे सेब किस तरीके का होता है, आप लोग सोचे, तो आप लोग कहीं ना कहीं सोचेंगे कि सेब किस आकार का होता है, जबकि आपने सैकड़ों बार नहीं करोड़ों बार देख रखा होगा, सेब खाया होगा। हमने आपसे कहा कि सेब का टेस्ट कैसा होता होगा, तो बहुत जो है जो मतलब इमोशंस होंगे, आप उस टेस्ट को महसूस भी करने लगते हैं, है ना, उस टेस्ट को महसूस करते हैं, उस कलर को जान लेते हैं कि सेब का कलर रेड कलर का होता है, सेब किस आकार का होता है। तो ये कल्पना शक्ति जो है बच्चे के अंदर बढ़ती है और एक रचनात्मक क्षमता को जो है भी प्रोत्साहित करती है। तो 12वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आपने कभी अपने घर या स्कूल के आसपास ऐसे जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं? तो ऑब्वियसली हमने देखे। अब वो जानवर क्या, बिल्ली के हो सकते हैं, डॉग के हो सकते हैं, है ना, वो काऊ के हो सकते हैं, या फिर अन्य जो है बहुत सारे जो जो भी है उन सब के हो सकते हैं, गोट के हो सकते हैं आसपास अगर गोट है तो उनके नाम जो है नोटबुक में लिखने कि इनके बच्चों को क्या, तो कैट को जो है क्या कहते हैं, डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं, काऊ के बच्चे को क्या कहते हैं, गोट के बच्चे को क्या कहते हैं। इस तरीके से भाषा भी जो है कम, इससे क्या होगा, एक तो बच्चे की इंग्लिश जो है वोकैब बेहतर होगी, वोकैब बेहतर होगी, और उस चीज़ के बारे में कि काऊ क्या है, बच्चा कितने होते हैं उसके, है ना, काऊ के कितने बच्चे होते हैं, गोट के कितने होते हैं, कैट के कितने होते हैं, डॉग कितने बच्चे देती है, फिर वो क्या खाते हैं, सारी चीज़ें जो है उसका लिखेंगे। तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं किस चीज़ का कौशल जो है डेवलप हो रहा है, तो बच्चे का जो है इसको हम क्या कहेंगे, तो एक तो पहले बच्चे के अंदर जो है इसको कहेंगे अवलोकन करना और रिकॉर्डिंग करना। तो मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रीय भ्रमण, तो ये भ्रमण वाला ही क्वेश्चन है, शैक्षणिक भ्रमण के लिए गया है और जानवर को देख रहा है, उसके छोटे बच्चों को देख रहा है, वो नोटबुक में लिख रहा है, तो इस किस प्रक्रिया कौशल का मूल्यांकन किया गया है, तो इसमें अवलोकन और रिकॉर्डिंग कहेंगे। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, समान सेम क्वेश्चन लेकिन डिफरेंट तरीके से पेश किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां वनों में के लुप्त होने का जिम्मेदार है? अब देखिए बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, हमने कई बार ये क्वेश्चन किया होगा, पढ़ाई किया होगा अपने पढ़ाई के दौरान, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में बड़ा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वनों का जो है लुप्त होने का मूल क्या कारण है। तो हम सबको पता है कि वनों के लुप्त होने का जो है क्या कारण है, मोस्टली तो शहरीकरण हो सकता है ना, शहरीकरण के साथ साथ हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण हो रहा है, फैक्ट्रियों का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बनाए जा रहे हैं, मेट्रो बनाई जा रही है, बांध बनाए जा रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए अब ये हैं, इनमें से आंसर ढूंढ लीजिए। तो बांध का निर्माण, व्यापारिक उद्देश्य से पत्तियों का संग्रह, टोकरियां बनाना, ये सब तो वाहियात ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। देखिए सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और जैसे क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में उसी प्रकार से मैंने सेम आपको ऑप्शंस के साथ रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने ज़रा सा भी पढ़ा है, आपने अगर सीटेट की 40% भी तैयारी कर रखी है, तो उस 40% अगर पूरे मन से किया है और बातों को समझा है आपने, तो उस 40% से भी आप जो है 90% जो है 80% से 90% क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एक आंसर था, वो है ऑप्शन ए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है शिक्षकों के लिए जो है चुनौतीपूर्ण है। तो किस रूप में ये चुनौतीपूर्ण है? तो बच्चों में रचनात्मक और पहल की जो है भावना विकसित करने के लिए, या बच्चों द्वारा रटने की आदत, तो रटने की आदत तो ये एक जो है निगेटिव टर्म में आएगा। अवधारणाएं मैंने आपको पहले ही कह दिया था। एकमात्र संसाधन, ये भी एक कीवर्ड है, इसको अलग कर देना है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ऑप्शन ए क्या है क्या नहीं है मतलब ही खत्म हो जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है पॉजिटिव रूप में, है ना, पॉजिटिव कह लीजिए या सही रूप में कह रहा है कि क्या करना सही होगा, ऐसे पूछ रहा है। तो हमें जो है अब एक सही है पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि इन 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस तो गलत होंगे और 1 पॉइंट सही होगा। और जब गलत पूछेगा तो 3 ऑप्शन सही होंगे और 1 पॉइंट गलत होगा। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ठीक है,
ऑप्शन यहां पे ए बिल्कुल राइट है। चूहे के द्वारा फैलने वाला कौन सा रोग है? रोग के संबंध में क्वेश्चन आपको मिलेगा। मलेरिया किससे फैलता है, चेचक किससे फैलता है, प्लेग किससे फैलता है, तपेदिक किससे फैलता है, वायरस से फैलता है कि फंगस से फैलता है ना, कि बैक्टीरिया से फैलता है। तो देखिए यहाँ पे चूहों के द्वारा जो फैलता है वो है प्लेग फैलता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। ये क्वेश्चन 101% आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सतत और व्यापक मूल्यांकन का सिर्फ एक आंसर मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल आप दिमाग में अपने बैठाइएगा। मूल्यांकन क्यों करते हैं? मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं कि जो है बच्चे की समस्या का समाधान, समस्या को पहले बात तो जान सके कि उसकी बच्चे की समस्या क्या है, फिर उस समस्या का समाधान कर सके। तो समाधान करने के लिए समस्या का जानना ज़रूरी है। समस्या के जानने के लिए बच्चे का मूल्यांकन करना पड़ता है समय समय पर, है ना। उसका अब मूल्यांकन कौन सा हो सकता है? तो उसका शारीरिक मूल्यांकन हो सकता है, उसका मानसिक मूल्यांकन हो सकता है, उसका भावनात्मक मूल्यांकन हो सकता है, उसका शैक्षणिक मूल्यांकन हो सकता है। तो सब प्रकार का जो मूल्यांकन हो सकता है सब। अब मूल्यांकन में किन चीज़ों का ध्यान देना है कि जो नहीं है मूल्यांकन? तो एक तो ये मूल्यांकन में परीक्षा आयोजित कराना जो है मूल उद्देश्य नहीं होता। मूल्यांकन का मूल उद्देश्य नहीं होता परीक्षा देना, दिलाना, नंबर जो है देना, फर्स्ट सेकंड रैंक देना, है ना, और ये सब नहीं होता। तो इसका मूल जो उद्देश्य होता है निदान करना, निदानात्मक मूल्यांकन कहेंगे। इसकी एक तकनीक है निदान। निदान का मतलब है कि समस्या की पहचान करके उस बच्चे का जो है उस समस्या का निदान करना। आंसर समझ गए? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? सॉरी। तो अभिप्रेरणा जो है जिसे कहते हैं हम मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है? अब मोटिवेशन एक व्यक्ति द्वारा जो है, मैं आपको अपनी तरफ से बना के परिभाषा बता रहा हूं। तो एक व्यक्ति द्वारा जो है दूसरे व्यक्ति को, चाहे वो बोल करके बताई गई हो, चाहे वो उसने खुद सुन करके महसूस किया हो, उसने देख करके महसूस किया हो, तो वो ग्रहण की गई एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो मोटिवेशन क्या है? वो एक व्यक्ति को किसी कार्य को प्रेरित करने के लिए ऊर्जा प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए, प्रेरित करने के लिए वो एक प्रकार की ऊर्जा है मोटिवेशन। ठीक है, जिससे व्यक्ति जो है कार्य के लिए उत्साहित हो जाता है, उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगता है और पूरे जोर शोर से। तो मोटिवेशन से ही बच्चे जो हैं आगे बढ़ते हैं कई बार। अब वो मोटिवेशन तो दो प्रकार से हो सकता है, एक आंतरिक मोटिवेशन हो सकता है, एक बाहरी मोटिवेशन हो सकता है। आंतरिक मोटिवेशन का मतलब है कि स्वयं के अंदर जो है उत्पन्न हुई हो। तो स्वयं की उत्पन्न कब होगी? जब उसको वो कार्य करने में आनंद आता हो। तो आप देखिए, जैसे कई बच्चे पढ़ाई में मोटिवेट नहीं होते लेकिन खेलने में मोटिवेट हो जाते हैं। दिन भर खेलने को दे दो तो दिन भर खेलेंगे। तो वो कैसे होता है? तो वो उनके अंदर स्वयं से आ रहा होता है वो खेलने की भावना। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आंसर है बच्चे में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है ये मोटिवेशन। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। ना कि स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, ना दिशा में सोचने की योग्य बनाती है, ना ही जो है सीखे हुए कार्य को नए अधिगम से अलग करती है। ठीक है, पिछले सीखे हुए कार्य को। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन तो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, क्या है? तो पहली बात तो पता होना चाहिए निरीक्षण विधि होता क्या है। तो ये आपको पता चल जाएगा आंसर। तो निरीक्षण एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित विधि है। अब प्रत्यक्ष अनुभव क्या है भाई? निरीक्षण के लिए सामने होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सामने, जैसे स्कूल में अगर बात करें निरीक्षण, तो वाइवा अक्सर आपने देखा होगा, वाइवा दिया जाता है नहीं, या फिर प्रोजेक्ट में निरीक्षण होता है उस कार्य को देखने के लिए आता है। तो ये निरीक्षण विधि है। बाल केंद्रित विधि है जिसमें टीचर एक प्रशासक के रूप में होता है। तो ये बाल केंद्रित विधि नहीं होता, ये एक जो है टीचर केंद्रित होता है। तो निरीक्षण जो विधि होती है उसकी विशेषता ये नहीं है, बल्कि बाकी सभी आंसर सही है। ठीक है,
अच्छा, एक कमेंट आप हमें करके बताइएगा, कमेंट करिएगा। मैं फिर से आप एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप जरूर करिएगा, इस कमेंट आंसर जरूर दीजिएगा कि निरीक्षण जो विधि है वो आगमन विधि है, आगमन विधि के अंतर्गत आती है या फिर निगमन विधि के अंतर्गत, या फिर वो निगमन विधि है। ठीक है, इनमें से बताइएगा कि क्या आंसर होगा, कमेंट जरूर करिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को क्यों ऐसा स्थान मिला हुआ है, इसके बाद संदर्भ। तो हमें बस पॉजिटिव आंसर ढूंढना है कि जो उसकी जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है तर्कसंगत आंसर हो। तो 20वें का जो आंसर है, देखिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। मैंने आपसे पहले भी बताया कि व्याख्या, अवधारणाएं प्रस्तुत करना, परिभाषा, सूत्र देना, ये जो परीक्षा सत्र आयोजित करना, ये सब जो है बिल्कुल निगेटिव में आएंगे। कीवर्ड है, टैगवर्ड के रूप में समझिए इनको। चिंतन और विस्मत के लिए शिक्षार्थी बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तो एनसीईआरटी का मूल उद्देश्य है कि बच्चे के अंदर चिंतन शैली जो है डेवलप करना, विस्मत शैली डेवलप करना, बच्चों के ऐसे उपलब्ध कराना जिनका उनका जो है शिक्षा का जो है मतलब स्तर ऊंचा हो सके। तो ये सब मूल उद्देश्य है, ना कि उनकी शब्दावलियाँ जो है परिभाषाएं रटाना। मैंने आप पहले बताया, अधिक संख्या में जो है अभ्यास, क्वेश्चनों को याद कराना, रटाना, पेपर में क्वेश्चन देना, तो ये सब जो है बकवास उत्तर है। सभी जो है आंसर में से जो है सबसे बेस्ट जो है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, 3 ऑप्शंस गलत हो गए, यहाँ पे एक आंसर सही था, वो आपने लगा दिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक जो है तनावग्रस्त महसूस करने लगता है। शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है। तो जब एक बच्चा अजीब तरीके का व्यवहार करे तो आप ये समझ सकते हैं, तो आपको जो है पहचान कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, तो ऑप्शन है यहाँ पे, जब एक बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है तो टीचर जो है तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है कि भैया बच्चा जो है ये किसी जो है तनाव में है। तो आक्रामक व्यवहार करने पर अफसर जो है जिद्दी हो जाए। अब तनाव जो है, तनाव करेगा क्या होगा, आक्रामक व्यवहार हो सकता है, जिद्द दिखाने लग जाए किसी कार्य को, आपकी बात ना माने, लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपसे क्या करना पड़ेगा, तो इस सिचुएशन में जो है आपको बच्चे से बात करनी पड़ेगी, उसके बारे में जानना प्रयास करना पड़ेगा कि ऐसा वो बिहेव क्यों कर रहा है। आखिर स्कूल आने के समय वो पहले तो बहुत अच्छा बच्चा था, अब स्कूल आता है तो रोने लगता है, स्कूल में मैक्सिमम टाइम चुप रहता है, वो दूसरे बच्चों से लड़ाई कर लेता है, दूसरे बच्चों से गलत शब्दों में बात करता है, बहुत चीज़ों के लिए जिद करने लगता है कि कोई चीज़ उसको चाहिए तो चाहिए। ऐसे चीज़ों को जो है आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 में अमन जो है आमतौर पे अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता है, तो मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। अब देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसे 21वां क्वेश्चन था वैसे 22वां क्वेश्चन था। तो हमने सबसे अच्छा हल करने का क्या तरीका होगा, भाई हम हल तो अपने हाथ से तो कराएंगे नहीं उसको, हम तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो हल क्यों नहीं कर रहा है, क्वेश्चन हो अपना होमवर्क क्यों नहीं करके आ रहा है। तो माता पिता से बात करेंगे और उन्हें सलाह देंगे, या फिर उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य देंगे, या उसकी कठिनाई का पता लगाने के कार्य करेंगे, उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए बात कहेंगे, और दूसरे बच्चों को उसकी कक्षा कार्य को पूरा करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है वह है ऑप्शन सी। उसके बाद जो है माता पिता से जो है बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या ये जो बच्चे के जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस तरीके से वो क्यों हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम जो है अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है आपको कि एक टीचर जो है अपने बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, नॉवेल्स पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ईवीएस के संबंध में, पेड़ पौधों के संबंध में कुछ जानने का प्रयास कर रही है कि ऐसी चीज़ें जो है जानने का प्रयास करिए, तो ये मोस्टली क्या कर रही है, तो ये कर रही है बच्चे के अंदर जो है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने का सहायता कर रही है, या फिर प्रतिस्पर्धा बनाने का, या संसाधन उपलब्ध कराने का,
या फिर ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करती है? आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? अब रचनात्मक आकलन के संबंध में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो रचनात्मक आकलन का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? तो रचनात्मक आकलन क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका एक परिभाषा लिख लीजिए, छोटी सी परिभाषा है कि ये सीखने की प्रक्रिया में या पढ़ाने की प्रक्रिया में या पढ़ाई के दौरान जो है प्रक्रिया के दौरान छात्रों की, जो बच्चों की जो है प्रगति का आकलन करता है। अब प्रगति का आकलन करता है तो प्रगति का जब आकलन करेगा तो ये बच्चे के अंदर समझ, ज़रूरत, रुचि, उसकी शारीरिक उपलब्धता की पहचान कराता है कि बच्चे की समझ क्या है, बच्चे की ज़रूरत क्या है इस पढ़ाई के संबंध में, बच्चे की रुचि किस चीज़ में है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा खेल में तो बहुत रुचि दिखाता है और खेल में इनफैक्ट अच्छा भी है, इंडोर हो या आउटडोर हो कोई भी हो, लेकिन वो पढ़ाई में उतना जो है एक्टिव नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि उसका जो उसका जो इंटेलिजेंस पावर है वो शारीरिक बुद्धि है। खेल में वो ज़्यादा जो है अच्छा बेहतर कर सकता है, इंस्टेड ऑफ जो है टीचिंग, इंस्टेड ऑफ जो है स्टडिंग, पढ़ाई के दौर कि वो कितने परसेंटेज मार्क्स लेके आए या ज़्यादा लेके आए, उसकी जगह उसको खेल पे जो है उसका जो है ऊर्जा को लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। गले में खराश बढ़ गई है थोड़ी सी, इसलिए अब मेरी आवाज़ स्लो हो गई होगी। अगर मैं और तेज़ बोला तो बहुत ज़ोर की जो है कफ आएगा या खांसी आने लगेगी। थोड़ा मैंने 1 सेकंड में पॉज कर देता हूँ। तो 23वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन यहाँ पे, 1 सेकंड, क्या है ऑप्शन भाई, नहीं है, यहाँ पे ढूंढ रहा है। तो देखिए ये छात्रों की प्रगति की निगरानी करने का है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमें ढूंढना है गलत है जो, बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, तो बिल्कुल सही बात है। ये रिपोर्ट कार्ड या प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना कि प्रत्येक तिमाही में उसकी सूचना दी जाती है, तो यहाँ पे आंसर गलत है। बाकी ऑप्शंस यहाँ पे सही है। ठीक है, रचनात्मक आकलन अब किस तरीके से कर सकते हैं? तो हम पुस्तक पर समीक्षा कर सकते हैं, लिखित समीक्षा कर सकते हैं, किसी परियोजना की समीक्षा कर सकते हैं, व्यक्तिगत पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चा जो है, बच्चे के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, इस चीज़ समझ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस चीज़ को बिल्कुल भी गलत न कर देना। बस इस चीज़ को बस परिभाषा आपने नोट कर ली है तो आप समझ जाएंगे कि आंसर आपको क्या देना है। और जो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव को निगेटिव है तो निगेटिव चीज़ को ढूंढिए कि क्या निगेटिव हो सकता है शब्द में, है ना, जो सबसे ज़्यादा जो है गलत जो है कर रहा है चीज़ें। आप समझ रहे हो, मैं शब्दों में को बिल्कुल सिंपल में समझाने का, आपको वो शब्द ढूंढना है जो निगेटिव है, जो नहीं करना है आपको, ऐसा कार्य जो नहीं करना चाहिए और ऐसा कार्य जो आपको करना है। तो पॉजिटिव और निगेटिव में आंसर ढूंढना है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख जो है उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि, 24वें का आंसर है इस योग्य बनाना है कि वो जो है स्कूल के बाहर के जीवन से जुड़ने में मदद कर सके। तो आंसर है यहाँ पे सी, ना कि जो है ऐसे कौशल अर्जित करे कि जिससे वह स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने के हेतु जो है क्रियाकलाप करें, स्वतंत्र रूप से अकेले, इस योग्य हमें बनाना है। तो हमारा मूल उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप बड़े होकर के आप स्वतंत्र रूप से इसका जो है आप इसके लिए कार्य करना चाहें तो वो तो हो सकता है, लेकिन एज अ टीचर पढ़ाई के दौरान हम ये मूल उद्देश्य नहीं कि आप स्वतंत्र रूप से अपना जिम्मा ले लें कि पर्यावरण को मैं बचाऊंगा, ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी प्रत्यय अर्जित करें कि आगे जो है हमें ईवीएस की जो है सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, इसलिए हम अभी से जो है पढ़ लेते हैं, थोड़ा बड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। या फिर इसका मूल उद्देश्य है कि जो है कक्षा के बाहर जो है जीवन को जो है जोड़ना है उससे संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निबंधात्मक परीक्षणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए फिर से पूछ रहा है, असत्य, गलत ढूंढना है हमें। ठीक है, तो मतलब 3 ऑप्शन सही होंगे और 1 गलत होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए शिक्षार्थियों को ये स्पष्ट होता है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो निबंध वाले क्वेश्चंस में हम सबको पता है कि पर्यावरण में के संबंध में अगर आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ ले कि पर्यावरण किससे होता है, उनके बारे में बताएं। माफ कीजिएगा। तो पर्यावरण किन किन चीज़ों से होता है उसके बारे में बताएं।
तो आपको ये स्पष्ट हो गया कि क्या पूछा है, किससे होता है, हमें किन बारों में बताना है। तो हमें वायु प्रदूषण के बारे में बताना है, हमें ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताना है, हमें जल प्रदूषण के बारे में बताना है, हमें सब जो जो हमें याद आएगा वो सब हम बताते जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे ए तो बिल्कुल सही है, पर हमें चुनना है गलत। इन परीक्षणों के माध्यम से शिक्षार्थियों की संगठनात्मक क्षमता और तार्किक विवरण शक्ति का मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। छात्र जो है पूरे पाठ्यक्रम से कुछ अनुमान लगाए जाने वाले प्रश्नों की तैयारी करके परीक्षा दे देते हैं, तो ये यहाँ पे गलत है। देखिए, निबंधात्मक परीक्षण जो है का मूल उद्देश्य ये नहीं होता है कि जो है कि अब अच्छा निबंध पूछा जाएगा तो टॉपिक जो है 4-5 टॉपिक से निबंध पूछे जाएंगे, उन 4 टॉपिक्स में से कुछ थोड़ा बड़ा तैयार कर लेते हैं, फिर जो मन में आएगा वो लिख डालेंगे और उनमें से थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। तो ये मूल उद्देश्य नहीं है। देखिए, अब यहाँ समझ गए होंगे ये उद्देश्य नहीं हो सकता। कल्पना शक्ति की जांच हो सकती है इसमें, तो बिल्कुल सही है। हमने आपसे बोला कि पर्यावरण कैसे फैलता है, पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलता है, इसके बारे में बताएं। तो अब आप नोट करेंगे, अब चीज़ों को लिखेंगे। तो कई जो है बच्चे उसमें 10 पॉइंट लिखेंगे, कई बच्चे उसमें 15 लिखेंगे, कई 20 लिखेंगे। तो हम सबके जो भी जिसकी बच्चे की सोच होगी वो ऐसा लिखेगा। तो इससे जांचा जाता है कि भाई बच्चे के अंदर क्षमता कैसी है, इसकी जो है शैक्षणिक क्षमता कैसी है, उसकी याद करने की क्षमता कैसी है ना। यहाँ पे ये आंसर हो सकता है, ऑप्शन यहाँ पे सी गलत है। शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग जो है शिक्षण को, टीचिंग को आसान बनाने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल, या फिर शिक्षण को रोचक, सुग्राही और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, तो आंसर हो यहाँ पे बी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कक्षा के बालकों को गृह कार्य होमवर्क दिया जाता है, जब एक क्लासरूम में हर बच्चे को होमवर्क दिया है HW, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, तो होमवर्क क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्यों दिया जाता है, इसका मूल उद्देश्य है कि बालकों को दंड देने के लिए कि होमवर्क नहीं करके आएगा तो स्कूल में मारेंगे, या फिर अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, या विद्यालय के स्तर को ऊंचा करने के लिए, या बालकों के घर में व्यस्त करने के लिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके अलावा और क्या हो सकता है गृह कार्य होमवर्क देने का, तो ये हो सकता है कि घर जा कर के बच्चे जो है उस चीज़ को समझे और अपनी समझ को बेहतर करें। तो बच्चे की समझ को बेहतर करने के लिए जो है ये किया गया है, बच्चे को जो है स्व अध्ययन में हेल्प करता है, अध्ययन में हेल्प करता है। अब स्व अध्ययन में हेल्प करेगा क्या, जब घर जाएगा तो बच्चा स्वयं से पढ़ने का प्रयास करेगा, जानने का प्रयास करेगा, तो बच्चे को क्या बनाएगा, इससे बच्चा होगा आत्मनिर्भर भी होगा। देखिए, ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, इनको नोट कर लीजिए। अब एक कड़ी है, जब आत्मनिर्भर होगा स्वयं से कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। भाई बच्चा स्वयं से भी तो कार्य करेगा, स्वयं से कार्य करने के लिए प्रेरित होगा, सेल्फ मोटिवेटेड होगा। ठीक, और स्वयं से कार्य जब करेगा तो उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कठिनाई महसूस होगी, तो ये भी जानने का प्रयास हो पाएगा कि मुझे कहाँ तक मेरी क्षमता है, मेरी याद करने की क्षमता कहाँ है। सर ने ये टॉपिक तो पढ़ाया था, मैं घर आकर के भूल गया, मैं इसके बारे में लिखूंगा, या फिर मुझे जो है और टॉपिक्स इसके बारे में और ज़्यादा लिखना चाहिए। सर ने कहा था कि 250 शब्दों में इसके आंसर लिख के लाना या 150 शब्दों में लिख के लाना, मैंने तो अभी तक 30 ही शब्द लिखे हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ये होमवर्क जो है दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कहानी सपेरों की प्रकरण पढ़ाते समय, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जानवर के संबंध, जानवर एनिमल से आपको क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस मिलेंगे 2 इनफैक्ट लेके चलिए आप। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैंने एनिमल्स का टॉपिक ऑलरेडी मैंने करा दिया है। ठीक, तो अब सांप के संबंध में आपसे क्वेश्चन आता है कि सांप के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सांप भारत में सांप पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे सांप नहीं पाया जाता है, तो न्यूजीलैंड में जो है सांप नहीं पाए जाते हैं। भारत में सांप पाए जाते हैं। भारत में जो है 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। इन चारों प्रकार के नाम एक बार याद कर लीजिएगा। भारत जो सांप होते हैं उनके जो है कितने दांत होते हैं, तो 2 दांत होते हैं। ठीक है, 2 दांत होते हैं। कौन सा सांप अंडा देता है, तो कोबरा वाला सांप जो है अंडा देता है। ठीक, कोबरा वाला सांप अंडा देता है कह रहा हूँ। कोबरा वाला जो सांप होता है वो घोंसला बना के रहता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे देश में 4 तरीके के जहरीले सांप हैं। इन 4 सांपों के नाम है नाग, करेत, दुबोइया, अफराई। तो ये भी सही है।
सांप के काटने की दवाई जो सीरम होती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पे डी होगा, सही होगा। ठीक है, दो दांत होते हैं, ये इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और दो दांत जो होते हैं वो होते हैं खोखले, इन्हीं दांत से खोखले होते हैं, इन्हीं दांत से वो जहर दूसरे जानवर जीव व्यक्ति के अंदर डालता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी युक्ति सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी? तो कक्षा में मिश्रित जो है सहपाठी समूह बनाएं। ठीक है, ग्रुप्स मतलब ग्रुप्स में डाल दें, ये कहने की कोशिश कर रहा है। या फिर किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक उनको जो है समय दें, या फिर किसी कार्य को जो है कई भागों में बांट लिया जाए और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं, या फिर स्पर्शी शिक्षण जो है अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाए। तो देखिए यहाँ पे बच्चा है दृष्टिबाधित। अब दृष्टिबाधित है कि मतलब उस बच्चे को साफ सुथरा नहीं दिखता होगा या फिर वो बिल्कुल नहीं देख पाता होगा। तो इन चार ऑप्शंस में सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो है स्पर्शी शिक्षण अधिगम का। तो ऐसे जो है बुक्स जो है यूज़ करना, या ऐसे जो है पढ़ाने की जो है चीज़ों को यूज़ करना जो बच्चा उनको छू करके महसूस कर सके। इसके अलावा जो है और भी चीज़ें कर सकते हैं कि दृष्टिबाधित है बच्चा और वो समावेशी क्लासरूम में पढ़ रहा है, तो उसको जो है सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका रहेगा कि सबसे आगे वाली बेंच में सबसे बैठा लें, टीचर के नज़दीक बैठा लें। टीचर के नज़दीक बैठेगा तो उसकी बात जो है सुन पाएगा, समझ पाएगा, है ना। ये चीज़ें अगर उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य नहीं है, थोड़ा बड़ा देख पा रहा है, तो वो टीचर को एटलीस्ट इतने पास से तो देख ही सकता है, उसके इशारों को देख सकता है, तो उसको जो है बहुत सारे तरीक़ों से सीख सकता है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है और ये पक्षी के संबंध में क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन है कि देखिए एक पक्षी है जो नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। देखिए इसमें नर पक्षी ध्यान रखिएगा, नर पक्षी जो है वो सुंदर सुंदर घोंसले जो है बुनता है और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से सबसे बेस्ट वाले को चुनती है और ये अंडे देती है उसमें जाकर के। तो स्पीसीज इस जो है नाम बताना है हमें उस पक्षी का। तो वो पक्षी है वीवर पक्षी। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।